हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और आज भी इसके अंदर जो है 1% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा। और यहाँ पर एक इसके ऊपर एक खबर भी निकल कर आ रही है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे उसके ऊपर। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है अच्छा खासा वॉल्यूम रहा आज भी। आज अभी ऊपर में जो है अभी भी ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। कहाँ तक जा सकता है प्राइस, वो हम देखेंगे। पहले तो जो है वो खबर भी हम देख लेते हैं। उससे पहले आज के कारोबार की बात करें तो आज भी जो है अच्छा खासा डिलीवरी उठी 18 लाख के आसपास की, वो भी 40% की। तो यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम अभी भी अच्छा दिख रहा है। अब खबर क्या है वो ज़रा देख लें कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन दहानू इकाई को अदानी पावर को बेचने पर विचार, मतलब कि ये विचार कर रहा है। अगर ये हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को जो है फ़ायदा हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देख लेते हैं। डिटेल में इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इकाई अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अपने दहानू पावर प्लांट को समूह की इकाई अदानी पावर को बेचने पर विचार कर रही है। ये कदम समूह की संस्थाओं के भीतर पिछली परिसंपत्तियों की बिक्री के अनुरूप है। पिछले सप्ताह AESL ने कहा कि कंपनी ने अपनी ESG प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए दहानू थर्मल प्लांट को बेचने का फैसला किया है। जानकार लोगों के अनुसार AESL इस परिसंपत्ति को समूह की इकाई अदानी पावर को बेचने पर विचार कर रही है। अदानी पावर, जो एक सूचीबद्ध इकाई भी है, वर्तमान में 15.25 गीगावाट की थर्मल पावर क्षमता का संचालन करती है। शुक्रवार को कंपनी को भेजे गए ईमेल से कोई जवाब नहीं मिला और वित्त वर्ष 24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अदानी एनर्जी ने चालू वित्त वर्ष में दहानू परिसंपत्ति को बेचने की योजना का उल्लेख किया है। 500 मेगावाट की उत्पादन इकाई एक विरासत संपत्ति है जो मुंबई बिजली वितरण व्यवसाय का हिस्सा थी, जिसे अदानी एनर्जी ने 2018 में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से हासिल किया था। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि दोनों संस्थाओं के बीच विनिवेश किस मूल्यांकन या संरचना पर होगा, इसका विवरण अज्ञात है अभी। तो हालांकि जून 2024 की तिमाही के नतीजों में, अब ये इस पॉइंट को ध्यान से देखें, अदानी एनर्जी ने कहा कि वह संपत्ति के विनिवेश के संबंध में 1506 करोड़ रुपए की एश मुक्त हानि उठा रही है। अगर ये सौदा होता है तो अदानी पावर और AESL के बीच सौदा अदानी एंटरप्राइज और अंबुजा सीमेंट जैसी अन्य समूह संस्थाओं के अनुरूप होगा। जून में अदानी एंटरप्राइज ने कहा कि उसके बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्ट्रेटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को, और आगे हम देखें उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब कि एनर्जी सॉल्यूशन ने क्या कहा कि वो जो है संपत्ति विनिवेश के संबंध में 1506 करोड़ रुपए का एश मुक्त हानि, यानी कि घाटा हानि उठा रहा है। तो अगर ये सौदा हो जाता है तो इनके लिए अच्छा रह सकता है और अदानी पावर के लिए भी अच्छा रह सकता है। उनको शायद ये जो इकाई अगर वो खरीद लेती है तो उनको ये काम भी आ सकती है। अब यहाँ पर जो है ये अधूरा है, इसको जो है हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर कि अदानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महान एनर्जन लिमिटेड के साथ विलय करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अदानी एंटरप्राइज ने तब कहा था कि इस कदम के पीछे तर्क यह था कि SMRPL धिरोली कोयला खदान का आवंटन करता है और वर्तमान में यह अदानी एंटरप्राइज के प्राकृतिक संसाधन और NR वर्टिकल के तहत वाणिज्यिक खनन खंड का हिस्सा है, जो धीरे धीरे खदानों के विकास और संचालन की ओर बढ़ रहा है। उसी महीने अदानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और अदानी एंटरप्राइज के तहत अपनी सीमेंट परिसंपत्तियों के विलय और स्वामित्व के जो है पुनर्गठन की भी घोषणा की। योजना के हिस्से के रूप में अदानी सीमेंटेशन का अंबुजा के साथ विलय किया जाएगा और जबकि अदानी सीमेंट इंडस्ट्रीज अंबुजा सीमेंट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। तो ये तो इनकी सीमेंट की कंपनी के बारे में है। लेकिन ये जो अदानी एनर्जी की बात करें, वो अगर जो है अपनी इकाई वो बेच देती है तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, ये एक खबर थी। अब इसके बारे में अब चार्ट के ऊपर हम फिलहाल चर्चा करते हैं। साथ साथ उसके ऊपर कुछ और अपडेट्स आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है अभी वो विचार कर रहे हैं, तो अगर कुछ जानकारी आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और उसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो आज के दिन हुआ गया, कल जो है ये तेज़ी थी, अच्छा वॉल्यूम था अगर देखें तो। आज के दिन यहीं पर ये अटका, सवेरे एक अच्छा खासा हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर ये खड़ा रहा, लेकिन ज़्यादा फॉलो बाइंग नहीं आ पाई। इसको आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ऊपर में जो है कि रजिस्ट्रेशन का सामना तो अभी करना पड़ सकता है। नीचे नहीं आया, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक इसका QIP नहीं आ जाता तब तक प्राइस को जो है ऊपर रह सकता है कहीं ना कहीं। कल ऐसा लग रहा था कि नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आया नहीं, तो अच्छी बात भी यहाँ वो भी जो है लग रही है। लेकिन अब आगे देखें ज़रा और तेज़ी के लिए, ये ज़रा इसको आप खास देखें। वीकली चार्ट के ऊपर जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज को पार करना ज़रूरी है, तब इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। मंथली चार्ट के ऊपर भी हम अगर देखें, पहले तो उसके पहले वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा लंबा देख लेते हैं। पहले जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बाउंस बैक आया था, फिर ये जो हुआ था, अभी ऐसा ही सिमिलर पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर एक जो है ये इस तरीके से बाउंस बैक आया था ट्रेंड लाइन का। अब तक यहाँ पर वो बाउंस बैक नहीं, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट अब तक नहीं हुआ। ये ब्रेकआउट होता है तब इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और फिलहाल मंथली चार्ट के ऊपर भी 50 महीनों का जो मूविंग एवरेज है वो अभी भी एक हर्डल बना हुआ है। पिछली बार भी यहाँ पर 2 महीने अगर देखें तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। इस बार भी यहाँ पर जब इलेक्शन के रिजल्ट थे इसके ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आ गया। तो 1200 से 1250 अगर क्रॉस करता है, फिर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर ये मंथली चार्ट को देखें तो ये 1500 के आसपास का, 1500 1550 के आसपास का एक लो बनाकर वहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा इसके अंदर बाउंस बैक आया था। तो पहले तो 1500 से 1700 तक जाने की संभावना फिर रह सकती है। अगर 1200 1250 क्रॉस करता है तब की बात है, और उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है बीच में तो जल्दी भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। साथ साथ आगे भी हम कुछ बात करेंगे मार्केट की भी। फिलहाल यहाँ पर जो है डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार किया है, ऊपर कामकाज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको अब नीचे आता है किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट भी मिल सकता है दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास। बोलिंजर बैंक को अगर देखते हैं तो आज बिल्कुल ही इसके ऊपर बाहर बिल्कुल निकल चुका है, और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। हालांकि इसकी जो ऊपरी लाइन है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जी हाँ, यहाँ पर इसकी ऊपरी लाइन 1100 के आसपास है। अभी ये थोड़ी सी और ऊपर जा रही है, लेकिन ये इसके अंदर आ सकता है। अब ये कितनी ऊपर जाती है, फिर इसके अंदर आता है या फिर पहले, वो देखना बनता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज़ और है, RSI 77 के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके ज़्यादा और ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा चलता रहता है। फिर से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो RSI जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गिर सकता है, फिर अगर तेज़ी आती है तो फिर RSI जो है चढ़ सकता है। ऐसा उठापटक जो है होती ही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक जो है प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है, खास कर अगर ये 80 के आसपास चला जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। आज शायद 80 के आसपास गया भी हो, क्योंकि इसने हाई 1170 के आसपास का बनाया था, वहाँ से यह प्रॉफिट बुकिंग भी आई है इसके अंदर, ये भी ना भूलें। सो यहाँ पर एक चीज़ और है, मार्केट के अंदर अगर बात करें, अभी मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 25,000 के आसपास निफ्टी खड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है। अभी 25,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो इसका असर भी इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1140 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 1115 के आसपास का, उसके बाद जो है 1080, उसके नीचे जो है अभी फ़िलहाल 1050 के आसपास, ये अभी इसके जो है सपोर्ट दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस एरिया जो है इसका तकरीबन जैसे कि हमने बात की है, तो ये 1150 रुपये के आसपास का जोन, 1150 से 1160। उसके बाद जो है ये 1200 से एक राउंड फिगर नंबर देखें तो 1250 का लेवल, तो ये अभी जो है इसका मेन रेजिस्टेंस है, मतलब कि एक बड़े रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। इस लेवल को पार करता है तब इसके अंदर और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। साथ साथ मार्केट को भी हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी अगर करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इसका असर भी इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।